हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। खुश रहिए और मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम टॉपिक स्टार्ट किया था हमने साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान के बारे में हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मनोविज्ञान में हमने जो मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ा और व्यक्तित्व हमने स्टार्ट किया होता। एक बार क्या है, जो व्यक्तित्व को स्टार्ट करने से पहले हम दोबारा एक बार फास्ट से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सर्वप्रथम अगर बात करते हैं मनोविज्ञान की है, तो मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। आप कह रहे हैं बार बार रिपीट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इससे क्या है, जितनी बार सुनेंगे उतना ज्यादा याद होगा। तो मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में जाना जाता था। बाद में इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए धीरे धीरे परिभाषित किया जाने लगा। बाद में क्या है, अलग विषय बनाने के लिए इसको परिभाषा दी जाने लगी। सर्वप्रथम अगर बात करते हैं साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ क्या साइक और लोजस है। यानी साइकोलॉजी शब्द क्या है, साइक प्लस लोगस दोनों से मिलकर बना है। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान, अर्थात आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। इसी परिभाषा के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि के द्वारा मनोविज्ञान को जो क्या आत्मा का विज्ञान माना गया था। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे तीन मनोवैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने कहा था कि हम इसी परिभाषा के आधार पर क्या मनोविज्ञान को परिभाषित करेंगे। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत पर आत्मा शब्द के बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाने के कारण यह परिभाषा जो है अमान्य हो जाती है। अतः इसके बाद में 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। उन्होंने कहा था ये मन या क्या है, मस्तिष्क का विज्ञान है, लेकिन यही भी परिभाषा अमान्य हो जाती है। अतः 19वीं शताब्दी में जो क्या विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स सेली और वाइब्स के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था। लेकिन चेतना शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए थे, तो यह परिभाषा भी क्या अमान्य हो जाती है। विलियम वुड ने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 में प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी। अतः प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है वो विलियम वुड को माना जाता है। इसी समय 1879 से ही जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की शाखा से रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या है, सामने आया था। और इसकी अगर हम बात करते हैं अलग से विषय 1879 में इसको अलग विषय दे दिया गया था। जो जो विश्वविद्यालय था, प्रयोगात्मक विश्वविद्यालय था, जहां लिप्जिंग में उन्होंने किया था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यानी इस विश्वविद्यालय को क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसके बाद में 20वीं शताब्दी क्वाइटलाइन सब्जेक्ट जो विलियम मैकडोगल की पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की भरसक इन्होंने निंदा की थी। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी आती है और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोविज्ञान प्रथम कौन से थे, वाटसन है। इसके अलावा थॉर्नडाइक है, मैकडोगल है। बाद में जो अन्य वैज्ञानिक हैं इनके साथ, मनोवैज्ञानिक हैं, इनके साथ सम्मिलित हो गए थे। लेकिन सर्वप्रथम पहली बार मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हुए थे, वो अपने वाटसन थे। वाटसन की बहुत ही व्यवहारवादी थे। वाटसन कहते थे केवल मैं व्यवहार में विश्वास रखता हूँ, वंशानुक्रम में नहीं रखता, कि जैसे माता पिता है वैसे संतान होना कोई जरूरी नहीं है। जिस व्यवहार प्रवेश में रहता है व्यक्ति, उसी परिवार में, उसी परिवेश में आगे बढ़ता है। तो वाटसन की बहुत ही शानदार परिभाषा है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे क्या है कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं तो एक और हुए थे, एक मनोवैज्ञानिक है जिनके द्वारा क्या है, थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक थे और मैकडोगल थे। इनके द्वारा क्या है, विभेद करने के कारण जो वुडवर्थ है, थॉर्नडाइक और मैकडोगल है, इनमें विभेद हो गया था। इनके कारण क्या है, कौन सी हुई थी, वुडवर्थ है। वुडवर्थ के द्वारा परिभाषा दी गई थी। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का, फिर चेतना का, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। एक क्रो एंड क्रो हुए थे, मनोवैज्ञानिक है। उनके द्वारा कहा गया था 20वीं शताब्दी क्या है, बच्चे की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी क्या है, बच्चे की शताब्दी है। इसके बाद हमने देखा था कि मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो सामान्य मनोविज्ञान थी, असामान्य है, तुलनात्मक है। सामान्य, असामान्य, तुलनात्मक है, प्रयोगात्मक है, बाल है, किशोर है, प्रौढ़ है, ठीक है, औद्योगिक है, सामाजिक है, औद्योगिक है, परा है, पशु है, निदानात्मक है, और कौन सा उपचारात्मक है। ये हमने इसकी शाखाएं पढ़ी थी। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि मनोविज्ञान जो है, इसके बाद में हमने देखा था कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं वो कौन से आते हैं, अरस्तु है। मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं, द फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट अरस्तु है। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड साइकोलॉजी यूज्ड बाय रुडोल्फ बोयटर है। रुडोल्फ बोयटर थे, इनके द्वारा साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं, यानी शिक्षा के ऊपर क्या है मनोविज्ञान आया था, उसके ऊपर चर्चा की अगर बात करते हैं तो वो कौन से थे, थॉर्नडाइक थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं वो कौन से आते हैं, थॉर्नडाइक है। इसमें आधुनिक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंड है। विलियम वुंड है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन प्याजे हैं। और व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, ओलपोर्ट है। व्यक्तित्व जो मनोविज्ञान है
वो कौन से कहलाते हैं, ओलपोर्ट है। इसके बाद की अगर बात करते हैं अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक है वो कौन से आए थे, विलियम जेम्स। अमेरिकन कौन से, विलियम जेम्स है। और मौलिक व्यवहारवादी कौन से थे, मौलिक जो व्यवहारवादी की अगर बात करते हैं वो कौन से आते हैं अपने, स्किनर है। मौलिक व्यवहारवादी कौन से आते हैं, स्किनर है। और मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति बताई थी मैकडूगल के द्वारा, मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो मूल प्रवृत्ति के जनक की अगर बात करते हैं तो मैकडूगल है। ये हमने क्या है जो साइकोलॉजी पढ़ा था उसके बारे में ये पहले क्लास में हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने कल स्टार्ट किया था पर्सनैलिटी है यानी व्यक्तित्व है। पर्सनैलिटी शब्द की अगर बात करते हैं तो पर्सनैलिटी शब्द, व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं तो यह हमारा इंग्लिश शब्द है। व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं तो ये हमारे क्या इंग्लिश शब्द पर्सनैलिटी से लिया गया है। व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं तो ये हमारा इंग्लिश शब्द पर्सनैलिटी से लिया गया है। पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा की, पर्सनैलिटी शब्द की अगर बात करते हैं तो यह लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ मुखौटा या नकली चेहरा होता है। मुखौटा या क्या कहलाते हैं, नकली चेहरा होता है। तो पर्सनैलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहा जाता है। इसको एक लैटिन भाषा में जो पर्सोना शब्द है वहां से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा या नकली चेहरा होता है। मुखौटा या क्या कहलाते हैं, नकली चेहरा होता है। प्राचीन समय की अगर बात करते हैं, प्राचीन समय में केवल और केवल क्या बाह्य व्यक्तित्व को देख, प्राचीन समय में केवल बाह्य रूप के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। आज के है आंतरिक व बाह्य दोनों गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी व्यक्ति अंदर से कैसा है और बाहर से देखने में कैसा है, दोनों के समावेश को सुव्यवस्थित कर वर्गीकरण के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम हमारे ओलपोर्ट आए थे। हमने पढ़ा था कि व्यक्तित्व के जनक कौन से हैं। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं वो हमारे ओलपोर्ट थे। तो ओलपोर्ट ने परिभाषा दी कि व्यक्तित्व उन मनोदेही, ओलपोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व उन मनोदेही व्यवस्थाओं का गद्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। जो क्या करता है, वातावरण के साथ क्या समायोजन स्थापित कर लेता है। ये किसकी परिभाषा थी, ओलपोर्ट की परिभाषा थी। ओलपोर्ट ने इसके बारे में बताया था। दूसरा अगर बात करते हैं वैलेंटाइन है, व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि व्यक्ति जो जन्म से सीखता है और जो क्या है अर्जित करता है, यानी जन्म जब व्यक्ति का जन्म होता है तब वह अपने साथ में लाता है और जो उस दुनिया में अर्जित करता है, उन दोनों के समावेश को ही क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। एक आए थे वुडवर्ड ने कहा था कि व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता क्या कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाती है। यानी व्यक्ति के अंदर जो संपूर्ण गुण है, जो सारे गुण हैं, इन सभी का समावेश क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये वुडवर्ड की परिभाषा आती थी। इसके बाद की हम बात करते हैं तो क्या व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्या हम जिस वंश में पैदा हुए हैं और जिस वातावरण में रहते हैं उनका हमारे व्यक्तित्व पर्सनैलिटी पर क्या है, प्रभाव होता है, अफेक्टेड होता है। द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आवर पर्सनैलिटी ड्यू टू एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी है। तो क्या वंशानुक्रम और एनवायरमेंट के कारण हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर प्रभाव होता है, बिल्कुल है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कारण क्या है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होता है, दोनों को प्रभावित देखने को मिलता है, दोनों में प्रभाव होता है। तो हमने कल ही चर्चा की थी कि वंशानुक्रम के आधार पर हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार प्रभावित होता है। यानी अगर वंश में, किसी वंश में हमने जन्म लिया है तो क्या उस वंश के कारण कोई अफेक्टिव या जेनेटिक कोड होते हैं जिनके कारण हमारा व्यक्तित्व क्या प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। तो पहला तो हमने चर्चा की थी शारीरिक रचना है। शारीरिक रचना है, शरीर की सुंदरता है, बनावट है, शरीर की संरचना है, बनावट है, कद है, लंबाई है, ये हमारे क्या है जेनेटिक कोड से मिलते हैं, तो ये प्रभावित होते हैं। तो वंशानुक्रम के कारण हमारा पहला कौन सा आता है, शारीरिक रचना है। कौन सा आता है, शारीरिक रचना है। दूसरा अगर बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां है। अंतःस्रावी क्या है, ग्रंथियां है जो हमारी क्या है, हार्मोन स्त्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जो विभिन्न प्रकार के क्या हार्मोन स्त्रावित करती है। ये अगर क्या है वंशानुक्रम के कारण के माता पिता से ये अगर किसी प्रकार का हार्मोन डिफेक्टेड है तो वह बच्चे संतान में आएगा, तो उसी के अनुरूप क्या है व्यक्तित्व का जो है उस पर प्रभावित करेगा, व्यक्तित्व को जो फैक्टर है उसको प्रभावित करता है। तो दूसरा कारण हमारा कौन सा था, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, स्नायु मंडल है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, स्नायु मंडल है। स्नायु मंडल की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम है। अगर किसी भी प्रकार के तंत्र माता पिता का प्रभावित है तो वो अपने वंश में आगे जाएगा और क्या है अपने संतान के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो ये 3 मुख्यतः कारण हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक है, वंशानुक्रमीय कारक है। दूसरा हमने चर्चा की थी कि वातावरणीय कारक है, एनवायरमेंट में जो रहते हैं वो कौन से कारक है। ठीक है, तो पहला अगर बात करते हैं पारिवारिक वातावरण, पहला हमने चर्चा की थी कौन सा आता है, पारिवारिक वातावरण, यानी जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है,
जिसमें हमारा विकास होगा वो हमारा सर्वाधिक प्रभावित कारक है, क्योंकि उसी परिवेश में रहेंगे और इसी के अनुरूप के हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार का हमारा परिवार होगा, परिवेश होगा, उसी के अनुरूप के हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला कौन सा आता है? पारिवारिक वातावरण है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा अपना कौन सा कहलाता है? विद्यालय वातावरण। परिवार से निकलकर डायरेक्ट हम कहाँ जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं। अगर विद्यालय अच्छा है, हाई रेपुटेटेड है, बढ़िया है, तो हम क्या उच्च लेवल के सोच पर जाएंगे और बढ़िया आगे व्यक्तित्व बनेंगे, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। लेकिन अगर क्या सामान्य सा विद्यालय है और गांव का विद्यालय, छोटे छोटे विद्यालय होते हैं और ज्यादा ऊंची सोच के नहीं होते हैं, तो इनके कारण भी हमारा क्या व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो पहला कौन सा आता है? पारिवारिक वातावरण है। दूसरा अगर हम बात करते हैं परिवार से निकलकर कहां पर जाते हैं? विद्यालय में, तो विद्यालय वातावरण है। तीसरा अगर हम बात करते हैं सामाजिक वातावरण है। तीसरा कौन सा आता है? सामाजिक वातावरण, यानी हम जिस समाज में रहते हैं, जिस क्या समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वो हमें प्रभावित करता है। तो तीसरा कौन सा आ जाता है अपना? क्या है? सामाजिक वातावरण है। तो पहला हमने चर्चा की थी, वो कौन सा आता है? पहला आता है विद्यालय वातावरण। दूसरा हम चर्चा करते हैं कि कौन सा आता है? पहला कौन सा था? पारिवारिक है। दूसरा विद्यालय है। तीसरा कौन सा था? सामाजिक वातावरण है। और चौथा हमने चर्चा की थी सामाजिक के बाद जो हमारा आता है फैक्टर ब्रेकिंग आता है सांस्कृतिक वातावरण, यानी हम जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति में रहते हैं, हमारे व्यक्तित्व पर उस सभ्यता और संस्कृति का क्या है? प्रभाव पड़ता है। उस सभ्यता और संस्कृति का क्या है? प्रभाव है, वो देखने को मिलता है। इसके बाद 500 हमने पढ़ा था कि भौगोलिक वातावरण है, कि जिस प्रकार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में रहते हैं, ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, जिस प्रकार की भौगोलिक संरचना होती है, उस संरचना का हमारे जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने क्या कल चर्चा कर ली थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके द्वारा व्यक्तित्व को एक स्वरूप प्रदान किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति का एक ही स्वरूप का है और नियम क्या है? जो लंबा है, छोटा है, ठिगना है, किसी प्रकार का है, या आयताकार है, भारीपन वाला है, तो क्या इन सभी व्यक्तियों को एक ही स्वरूप या एक ही ढांचे में रखा गया या इनके लिए अलग अलग वर्गीकरण किए गए? तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण है और वर्गीकरण करने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, प्रथम बार जो अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान में प्रथम बार व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से थे? हिप्पोक्रेट्स हुए थे। हिप्पोक्रेट्स क्या है? एक चिकित्सा शास्त्री थे, चिकित्सा के बारे में जानते थे, बायोलॉजी और जो क्या है इनका पढ़ा हुआ था, बायोलॉजी जो क्या थे? एक चिकित्सा शास्त्री थे, यानी डॉक्टर थे, तो बायोलॉजी में अपार इनकी शिक्षा प्राप्त थी। तो एक चिकित्सा शास्त्री थे जिनका नाम क्या था? हिप्पोक्रेट्स था। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? नेचर ऑफ मैन। हिप्पोक्रेट्स ने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है? एक नेचर ऑफ क्या है? मैन है। हिप्पोक्रेट्स की क्या है पुस्तक थी जिसका नाम कौन सा आता है? एक नेचर ऑफ मैन है, यानी क्या है? नेचर ऑफ मैन पुस्तक में हिप्पोक्रेट्स के द्वारा प्रथम बार व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किया गया था। व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले प्रथम जो अगर बात करते हैं चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेट्स हुए थे। इनके द्वारा अपनी पुस्तक ए नेचर ऑफ मैन में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। उन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो व्यक्ति के स्वभाव और उसमें शरीर के अंदर जो द्रव्य है उनके आधार पर किया गया था। यानी हिप्पोक्रेट्स, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिप्पोक्रेट्स के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा हमारे व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का जो वर्गीकरण है, एक तो हमारे स्वभाव है और एक हमारे शारीरिक द्रव्य है, यानी हमारे शरीर में किस प्रकार के द्रव्य भरे हुए हैं, इस आधार पर इनके द्वारा क्या है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। तो प्रथम चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेट्स के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और उन्होंने यह वर्गीकरण अपनी पुस्तक ए नेचर ऑफ मैन में किया था। कौन सी पुस्तक थी? इनकी पुस्तक थी जिसका नाम क्या कहलाता है? ए नेचर ऑफ मैन में क्या है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और उन्होंने व्यक्ति के स्वभाव और उसके शारीरिक जो द्रव्य है, शरीर के अंदर जो द्रव्य भरे हुए हैं, इसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। और कितने भागों में इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा था? इन्होंने 4 भागों में व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किया था। पहला आता है काला पित्त। पहला कौन सा आता है? काला पित्त है। कफ प्रधान अगर हम बात करते हैं जो क्या होते हैं अर्थवेद होता है, यानी आयुर्वेदिक संस्थान होते हैं, उनमें ये चीजें पढ़ने को देखने को मिलती है। काला पित्त, पीला पित्त है, लाल पित्त है, रक्त प्रदान है, किस प्रकार की है, तो वहां से इनके द्वारा क्या वर्णन किया गया था। तो पहला इनके द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण था वो क्या था? कौन सा था? काला पित्त है। दूसरा पीला पित्त है। तीसरा रक्त प्रधान है और चौथा कौन सा आता है? कफ है। चौथा कौन सा आता है? यानी कफ प्रधान है, या इसे क्या कहा जाता है? कफ प्रधान को और दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं श्लेष्मा प्रधान है।
तो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण किया था और उन्होंने यह वर्गीकरण अपनी पुस्तक ए नेचर ऑफ मैन में किया था, जिसमें व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति के शारीरिक द्रव्य के आधार पर वर्णन किया गया था। तो पहला कौन सा आता है? काला पित्त है। इन्होंने काला पित्त में व्यक्तित्व को किस प्रकार परिभाषित किया, यानी कौन से वर्ग को इस श्रेणी में रखा है? तो उन्होंने कहा था कि काला पित्त वाले हैं जिसके शरीर के अंदर काला पित्त होता है, वो क्या होते हैं? उदास, हताश है, और कौन से आते हैं? निराशावादी है। यानी एक तो यह उदास रहते हैं, दूसरे की बात करते हैं निराश रहते हैं, और तीसरे कौन से आते हैं? उदास है, निराश है और क्या? हताश रहते हैं। उदास, निराश और हताश है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हिप्पोक्रेट्स के द्वारा कौन से वर्ग के अंदर उदास है, हताश और निराशावादी व्यक्तित्व का वर्गीकृत किया गया है? तो वो कौन सा है? काला पित्त है। यानी हमेशा क्या? उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, हमेशा ऐसे घूमते रहते हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन से में आते हैं? काला पित्त में आते हैं। ये कौन से आते हैं? काला पित्त में आते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं पीला पित्त है, काला पित्त है, पीला पित्त की अगर बात करते हैं तो इसमें क्रोधी है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सेल है। हमेशा क्या? क्रोध में रहते हैं, गुस्सेल होते हैं, चिड़चिड़ापन रहते हैं। हमेशा क्या? चिड़चिड़ापन रहता है, किसी भी प्रकार को लेकर कोई भी बात कह दो, हमेशा क्या? चिड़चिड़े स्वभाव से बात करना। कई बार देखा उधर उधर जाते हैं तो कोई व्यक्ति होता है मेरे जैसा होता है, उससे बात करो, वो हमेशा क्या? चिड़चिड़ी बात करता है, स्वाभाविक बात तो करेगा नहीं। तो दूसरी की बात करते हैं वो कौन से आते हैं? दूसरे पीले पित्त में है। पीले पित्त में कौन से व्यक्तित्व आता है? जो क्या है? गुस्सेल है, क्रोधी है और जिनके अंदर क्या है? चिड़चिड़ापन रहता है। तो पहला काला पित्त है, उदास, हताश और निराशावादी है। दूसरा पीला पित्त है, इसकी अगर बात करते हैं गुस्सेल है, क्रोधी है, क्रोध याद क्रोध आएगा, क्रोध है, गुस्सेल है और कौन सा आता है? चिड़चिड़ापन है। तीसरा अगर बात करते हैं सबसे अच्छा व्यक्तित्व है रक्त प्रधान है, यानी जिसके अंदर रक्त की मात्रा क्या खूब पाई जाती है? रक्त प्रधान है, यानी हमेशा खुश मिजाज है, प्रसन्नचित्त है, खुश मिजाज है, प्रसन्न मिजाज के हैं और आशावादी, हमेशा उनमें आशा रहती है कि हम कुछ करेंगे, हम क्या है? कुछ कर जाएंगे, हमेशा आशा रहती है। एक पेपर में फेल हुए दूसरे में करेंगे, दूसरे में हुए तीसरे में करेंगे, तो लगातार के कंटिन्यू लगे रहते हैं और उन्हें उनमें क्या आशा रहती है। या दूसरा व्यक्ति है किसी कार्य में लगते हैं, एक में फेल हो गए दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, दूसरे में हो गए तीसरा करेंगे। इस प्रकार क्या है? उदास हताश नहीं होते हैं, प्रसन्नचित्त खुश मिजाज रहते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो क्या है? कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, खुश मिजाज होता है, आनंद प्रिय होता है, प्रसन्नचित्त होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं और क्या है? आशावादी होते हैं। तो वो कौन से इन्होंने हिप्पोक्रेट्स के द्वारा इनका वर्गीकरण कौन से जो व्यक्तित्व के भाग में किया गया है, इनके द्वारा क्या है? इसी किस में रखा गया है? रक्त प्रधान है। चौथा आता है कफ, कफ और कौन सा होता है? श्लेष्मा प्रधान है। कफ और क्या है? श्लेष्मा प्रधान होता है। इसकी बात करते हैं विरक्त है, निष्क्रिय और कौन से आते हैं? भाव शून्य, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व इसमें क्या? विरक्त रहता है, कोई लेना देना नहीं, कोई क्या लेना कुछ भी हो, विरक्त है, भाव शून्य है और क्या है? विरक्त होते हैं, भाव शून्य होते हैं और क्या है? निराशावादी, ये चलते रहते हैं, यानी इनको क्या है? कोई मतलब नहीं है। तो विरक्त है, भाव शून्य है, कोई मतलब नहीं है, विरक्त रहेंगे, भाव शून्य रहते हैं और क्या है? निष्क्रिय है, हमेशा क्या पड़े रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, तो निष्क्रिय है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व है ओपनियम का प्रधान या श्लेष्म प्रधान में आता है। तो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा हमारा जो व्यक्तित्व था उसको 4 भागों में बांटा है। काला पित्त है, पीला पित्त है, रक्त प्रधान है और चौथा की बात करते हैं कफ प्रधान या इसे श्लेष्म प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। काला पित्त होते हैं वो अगर बात करते हैं काला पित्त में किस प्रकार का प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि काला पित्त में निम्न में से कौन से वर्गीकरण पद्धति में हिप्पोक्रेट्स के द्वारा क्या है? उदास, हताश और निराशावादी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, वो अपने कौन सा आता है? काला पित्त है। दूसरा अगर हम बात करते हैं चिड़चिड़ा है, गुस्सेल है, क्रोधी है, इसका वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स के द्वारा निम्न में से कौन से प्रधान में, कफ कौन से अगर व्यक्तित्व के वर्गीकरण में कौन से भाग में किया गया है? पीला पित्त है, ठीक है। तीसरा अगर आता है रक्त प्रधान है, खुश मिजाज है, आनंदित है, प्रसन्नशील है, आशावादी है, इसकी रक्त प्रधान की चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार के भाव से पूछ लिया जाता है तो वो कौन सा आता है? अपना कफ प्रधान है। और दूसरा इसके साथ पूछ लिया जाता है कफ प्रधान के साथ श्लेष्म प्रधान है, यहाँ पर इसका व्यक्तित्व वर्गीकरण किया गया है। तो प्रथम कौन से थे? हिप्पोक्रेट्स थे, इनके द्वारा हमारे व्यक्तित्व का वर्गीकरण था वो किया गया था। अब हम इसके बाद की बात करते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण के व्यक्तित्व, यानी पाश्चात्य प्राचीन परंपराओं के आधार पर प्राचीन समय में जिनके द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, हम उनके बारे में बात करते हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, तो पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करते हैं सर्वप्रथम आते हैं क्रेचमैन आते हैं। क्रेचमैन के द्वारा क्या व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। तो क्रेचमैन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए थे
जिन्होंने क्या है शारीरिक संरचना के आधार पर यानी शरीर की संरचना के आधार पर हमारे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। क्रेचमर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था? तो क्रेचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर हमारे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। और शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेचमर ने क्या व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था? अगर हम बात करते हैं शरीर की बनावट या शरीर की रचना के आधार पर क्रेचमर के द्वारा व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया था? तो शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेचमर ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। कौन से भाग के? स्थूलकाय है, सुडोलकाय है, शीर्णकाय है और कौन से मिश्रित है? स्थूलकाय, सुडोलकाय, शीर्णकाय और कौन से आते हैं? मिश्रित है। स्थूलकाय की अगर हम बात करते हैं तो इसका इंग्लिश रूपांतरण है, स्थूलकाय को पिकनिक कहा जाता है, सुडोलकाय को एथलेटिक कहते हैं। स्थूलकाय की अगर बात करते हैं, स्थूलकाय को क्या कहा जाता है? पिकनिक है। सुडोलकाय को अगर बात करते हैं एथलेटिक है। और शीर्णकाय जिसमें क्या दुबले पतले शरीर के व्यक्ति आते हैं, शीर्णकाय में क्या आते हैं? दुर्बल पतले शरीर के आते हैं, इसे एस्थेनिक कहा जाता है। और अगर बात करते हैं मिश्रित व्यक्तित्व को डिस्प्लास्टिक कहते हैं। यानी पिकनिक है, एथलेटिक है और अगर बात करते हैं एथलेटिक है और कौन से है? डिस्प्लास्टिक है। ये इनके एस्थलेटिक और क्या है? डिस्प्लास्टिक है। ये 4 वर्गीकरण क्रेचमर के द्वारा किया गया था। क्रेचमर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था? तो इसमें शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला कौन सा आता है? पहला अगर बात करते हैं स्थूलकाय है। पहला कौन सा आता है? स्थूलकाय है। इस प्रकार का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? स्थूलकाय की बात करते हैं तो व्यक्ति का क्या है? कद छोटा होता है। कद क्या है? स्थूलकाय में व्यक्ति का कद छोटा होता है, गोल मटोल होता है, आशावादी होता है, प्रश्न चिन्ह खाने में शौकीन रहता है। स्थूलकाय में अगर हम बात करते हैं पिकनिक आधार का व्यक्तित्व है जो क्रेचमर ने बांटा है, शरीर की बनावट के आधार पर है। इसमें किस प्रकार का वर्गीकरण होता है? तो इसमें क्या है? व्यक्तित्व जो होता है छोटे आकार का होता है, ठिगड़ा सा होगा, नाट्य व्यक्तित्व, गोल मटोल होता है, बिल्कुल खाने पीने में मस्त रहता है, गोल मटोल होता है और हमेशा क्या है? प्रश्न चिन्ह रहता है और घूमता रहता है। तो ये कौन सा आता है हमारा? अगर हम बात करते हैं प्रथम है स्थूलकाय है, दूसरा आता है सुडोलकाय है। दूसरा कौन सा आता है? सुडोलकाय है जिसे एथलेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, सुडोलकाय की बात करते हैं तो शरीर का कद न तो ज्यादा लंबा होता है न ज्यादा क्या छोटा होता है, ये बॉडी बिल्डर वाला व्यक्ति होता है। सुडोलकाय क्या होता है? शरीर भरा पूरा पुष्ट होता है, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति इसमें आते हैं। इसमें किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं? खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति आते हैं। न तो व्यक्ति ज्यादा लंबा होगा न ज्यादा छोटा होगा, केवल फुर्तीला व्यक्ति होता है, सुडोलकाय शरीर होता है, खेल में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। दूसरा वर्गीकरण कौन सा था? सुडोलकाय। तीसरा क्या है? शीर्णकाय है। शीर्णकाय में कौन सा आता है? लंबा सा होगा, मरियल सा, ऐसा लंबा सा मरियल सा, ऐसे चलते को चक्कर आएंगे। जैसे कि कई बार देखो गांव में कोई व्यक्ति होता है पतला सा होता है, बिल्कुल लंबा होता है डांगी, और इसे क्या कहा जाता है? शीर्णकाय है। यानी देखते ही ऐसे लगता है ये चक्रा कर पड़ेगा, ये कौन सा आता है हमारा? शीर्णकाय है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है यानी शीर्णकाय होता है वो लंबा होता है, पतला सा होता है, मरियल सा होता है। तो इसका स्वभाव की अगर हम बात करते हैं तो लंबा व्यक्ति मरियल सा होगा तो इसका स्वभाव कैसा होगा? चिड़चिड़ापन होगा। उसका स्वभाव में अगर बात करते हैं तो किस प्रकार का स्वभाव उसके अंदर देखने को मिलता है? उसका जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा होता है और दीवा सपन में ज्यादा विश्वास रखता है। सोने में मस्त है और क्या दीवा सपन, मुझे सपना आया था, मुझे सपने में ये दिखा वो दिखा, ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो करता है। तो पहला प्रकार का क्रेचमर के द्वारा शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। प्रथम प्रकार का इसमें कौन सा था? स्थूलकाय था, जिसे पिकनिक कहा जाता है। छोटा ठिगड़ा सा, ठीक है, गोल मटोल होता है, खाने पीने में व्यस्त रहता है, वो खुश मिजाज का व्यक्ति होता है। दूसरा अगर बात करते हैं कौन सा था? सुडोलकाय है, यानी जो न ज्यादा लंबा होता है न ज्यादा छोटा, बीच का होता है और सुडोल होता है, शरीर में क्या है? फुर्तीला होता है और हमेशा क्या खेलने प्रवृत्ति वाला, इस खिलाड़ी प्रवृत्ति का होता है। तीसरा क्या है? हमने कहा शीर्णकाय। तीसरा क्या था? शीर्णकाय की बात करते हैं, लंबा पतला सा मरियल सा, चक्कर आएंगे चलेगा, इस प्रकार का व्यक्तित्व है। ये क्या? चिड़चिड़ापन होता है और हमेशा सोता रहता है और दिवा सपने में क्या हम ये करेंगे वो करेंगे, ये चलता रहता है। ठीक है, चौथा व्यक्ति कौन सा था? मिश्रित है। चौथा व्यक्तित्व की बात करते हैं तो मिश्रित है, जिसे अंग्रेजी की बात डिस्प्लास्टिक कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिसे डिस्प्लास्टिक कहा जाता है। इसमें उक्त जो तीनों है यानी स्थूलकाय, स्थूलकाय और शीर्णकाय है, इन तीनों का जो मिश्रित रूप है, कंपोजिशन है, उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित व्यक्तित्व कहा जाता है, डिस्प्लास्टिक कहा जाता है। तो क्रेचमर ने कितने भागों में बांटा था? क्रेचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। स्थूलकाय, स्थूलकाय, शीर्णकाय और कौन से आते हैं? मिश्रित आते हैं। ये हमारा कौन सा था? पाश्चात्य दृष्टिकोण का प्रथम वर्गीकरण था। अब इसके बाद अगर चलते हैं, सेल्डन आता है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आता है अपना? एक मनोवैज्ञानिक है सेल्डन ने भी कौन सी संरचना के आधार पर है?
तो शेल्डन की अगर बात करते हैं तो शेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। गोलाकार है, आयताकार है और कौन सा आता है? लंबाकार है। शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। गोलाकार है, आयताकार है और कौन सा आता है? लंबाकार है। गोलाकार, आयताकार और कौन सा आता है? लंबाकार है। गोलाकार की इंग्लिश में बात करते हैं एंडोमॉर्फिक है, आयताकार, गोलाकार, आयताकार, लंबा, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और कौन से? एक्टोमॉर्फिक है। तीनों का इंग्लिश में पूछा जाता है। तो शेल्डन ने भी किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है और इन्होंने भी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन से आते हैं? गोलाकार है, आयताकार है, लंबाकार है, जिसे इंग्लिश में एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक कहा जाता है। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, किस प्रकार के जो व्यक्ति है वो देखने को मिलते हैं? पहला बात करते हैं गोलाकार। पहला कौन सा आता है? गोलाकार में किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है? गोलाकार जो व्यक्ति होते हैं इसमें मोटे मोटे होते हैं, ठाड़े ठाड़े मोटे मोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, प्रश्नचिन्ह है, खाने पीने में मस्त रहते हैं और क्या है? खाने पीने में मस्त रहते हैं। ये कौन से होते हैं? पहला क्या है? गोलाकार व्यक्तित्व का, ये गोलाकार व्यक्ति की परिभाषा है। यानी गोलाकार जो व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा? मोटे मोटे होंगे, खाने पीने में मस्त है, गोल मटोल, हंसते रहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या खाने पीने से मतलब और कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा आता है? अपना गोलाकार है यानी एंडोमॉर्फिक है। दूसरा अगर बात करते हैं आयताकार है। आयताकार की अगर बात करते हैं तो ये गठीले होते हैं, मेहनती होते हैं, शक्तिशाली होती है, क्रम पर विश्वास रखते हैं। मेहनती, गठीले होते हैं और शक्तिशाली होते हैं और अपने के क्रम पर विश्वास रखते हैं। आशावादी के हम क्या करेंगे? आशावादी होते हैं और अपने के क्रम में विश्वास रखते हैं। ये किस प्रकार का है? आयताकार है। लंबाकार की अगर बात करते हैं तो लंबाकार जो व्यक्ति होता है शरीर से बनावट में लंबाई ज्यादा होती है, वो क्या है? एक तो क्या होते हैं? दुबले पतले होते हैं। लंबाकार की बात करते हैं तो ये उसी तरह क्या है? दुबले पतले होते हैं और कमजोर होते हैं। दुबले पतले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, कमजोर होते हैं और समाज से इनका कम लेना देना होता है। ये अपने अगर बात करते हैं अपने स्वभाव से इनका मतलब होता है। ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है? लंबाकार है। ठीक है, और ये क्या? गोपनीयता ज्यादा पसंद करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, सामाजिक से बहिर्मुखी नहीं होते हैं। समाज से कोई कुछ भी कहे क्या मतलब? ठीक है, तो अंतर्मुखी होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं कि शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। गोलाकार, आयताकार, लंबाकार है। गोलाकार को एंडोमॉर्फिक कहा जाता है, आयताकार को मेसोमॉर्फिक है और इनको क्या कहा जाता है? एक्टोमॉर्फिक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं गोलाकार में किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, तो गोल मटोल होता है, मोटे मोटे होते हैं और क्या है? प्रसन्नशील होते हैं, खाने पीने में मस्त रहते हैं और खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं आयताकार में है, गठीले हैं, मेहनती होती है, कर्म पर विश्वास करते हैं और ज्यादा क्या है? मेहनत करने में अपना कार्य और सक्रिय भाग लेते हैं। तीसरे अगर बात करते हैं गोलाकार, लंबाकार की बात करते हैं, लंबे पतले दुबले से होते हैं, चिड़चिड़ापन वाली होते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। तो पहला हमने हिपोक्रेट्स के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, जिन्होंने 4 भागों में काला, पीला, रक्त प्रदान और कफ और श्लेष्म प्रदान कहा था। दूसरी अगर हम बात करते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण में क्रेचमैन के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इन्होंने अगर बात करते हैं तो व्यक्तित्व कितने भागों में बांटा था? क्रेचमैन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व किया था और उन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था? उनके द्वारा क्या है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और क्रेचमैन ने शारीरिक संरचना के आधार पर ही क्या है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और उन्होंने बताया था। तो कौन से थे? स्थूलकाय है, सुडोलकाय है, श्रृंखलाकाय और कौन सा थे? मिश्रित है। तीसरा हमने देखा है शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है और शेल्डन ने कौन कौन सी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, कौन कौन से पार्ट बताए हैं? गोलाकार, आयताकार और लंबाकार है। अब हम चलते हैं स्प्रेंगर है। स्प्रेंगर एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके द्वारा स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 6 भागों में किया है, 6 भागों में बांटा है। स्प्रेंगर ने किस आधार पर? तो स्प्रेंगर के समाजशास्त्र थे। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण ऐसे नहीं है 2, 3, 4 में नहीं कर सकते, 6 इसके मुख्य पार्ट है। 6 भागों में व्यक्तित्व को हम क्या डिवाइडेशन करेंगे। तो इनके द्वारा क्या है? कौन कौन से 6 भाग बताए गए थे? सामाजिक प्रवृत्ति वाले। पहले तो अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति का इस प्रकार सिद्धांत होता है वो उसी के अनुरूप क्या है? व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। तो पहला कौन सा आता है? सिद्धांतिक प्रवृत्ति वाले। सिद्धांतिक प्रवृत्ति वाले हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सौंदर्यात्मक है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक है और कौन सी? धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं। धार्मिक क्या है? प्रवृत्ति वाले। इस प्रकार इनके द्वारा क्या वर्गीकरण किया गया है।
सिद्धांतिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का कई बार हमने देखा कोई व्यक्ति कहता है मेरा सिद्धांत है, मेरा क्या हमेशा सिद्धांत है, किसी भी चीज का प्रण ले लिया तो वो क्या एक सिद्धांत बन जाता है, मेरा हमेशा से क्या सिद्धांत रहा है, मैं एक सिद्धांत, कोई भी चीज है किसी के बारे में कोई कुछ प्रण कर लिया तो वो क्या सिद्धांत बन जाता है। तो सिद्धांतिक इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो अपना सिद्धांत या नियम बना लेते हैं। तो पहला कौन सा आता है, स्प्रेंगर ने समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है और इनमें से पहला कौन सा आता है, पहला अगर हम बात करते हैं सिद्धांतिक प्रवृत्ति वाले हैं, वकील है जो क्या लेखक होते हैं, कवि होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, सिद्धांतिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये क्या सिद्धांत होते हैं, ये कुछ क्या है असूल होते हैं। तो ये कौन से आते हैं, सिद्धांतिक या होते हैं। इस श्रेणी की बात करते हैं सिद्धांत या असूल वाले व्यक्ति होते हैं, तो सिद्धांतिक प्रवृत्ति वाले। दूसरा अगर बात करते हैं सामाजिक प्रवृत्ति वाले, यानी समाज में रहते हैं, ज्यादा क्या है बहिर्मुखी होते हैं, समाज में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं समाज सेवा की भावना रहती है, समाज में हमेशा समाज में रहना, घर से कोई मतलब नहीं है, तो सामाजिक प्रवृत्ति वाले। सिद्धांतिक क्या है, सिद्धांतिक प्रवृत्ति वाले के अपने कुछ सिद्धांत या नियम होते हैं, उन्हीं के अनुरूप चलते हैं। जैसे क्या लेखक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसमें क्या है उनके सिद्धांत थे, सुकरात ने अलग विचार दिए थे, प्लेटो ने अलग दिए थे, मैकियावेली के द्वारा अलग वर्गीकरण किया गया था। तो ये कौन से आते हैं, सिद्धांतिक। दूसरा क्या सामाजिक प्रवृत्ति वाले हैं, समाज से मतलब रखते हैं, हमेशा समाज में खुश रहते हैं, समाज में सारा दिन घूमना है, समाज में ही रहना है। तीसरे अगर बात करते हैं राजनीतिक प्रवृत्ति वाले हैं, इसमें अगर क्या है राजनीति में, यानी जो पॉलिटिकल होती है, राजनीति होती है, उसमें क्या इनको उत्साह रहता है, राजनीति करने में हम उत्साही रहते हैं, ठीक है, भाषण देने में इस प्रकार के जो व्यक्ति है वो आगे रहते हैं, तो राजनीतिक प्रवृत्ति वाले हैं। राजनेता मुख्यतः अगर बात करते हैं इसमें कौन किसका उदाहरण आ जाता है, राजनेताओं का उदाहरण आ जाता है। सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले हैं, इसमें क्या सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, किसी चीज को देखकर, ताजमहल है, आगरा है, तो विभिन्न प्रकार की चीजों को, सौंदर्य को देख करके जो आकर्षित होते हैं, सुबह सूर्य का निकलना, शाम को चंद्रमा का जब पूरे ललमे के साथ दिखाई देता है उसको देखना, इस प्रकार के सौंदर्य को देखकर जो खुश होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले हैं। किस प्रकार के होते हैं, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले हैं। इसके बाद के आर्थिक प्रवृत्ति वाले हैं, जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी है, वकील है, धन कमाने वाले व्यक्ति हैं, वो क्या है आर्थिक प्रवृत्ति होती है, उनके व्यक्तित्व में किस प्रकार का केवल और केवल क्या धन कमाने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व किस में आता है, आर्थिक प्रवृत्ति में आता है। अगर हम बात करते हैं धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, ठीक है, देवताओं में धार्मिक आस्था रखने वाले व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो स्प्रेंगर ने समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, और समाजशास्त्र के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है, और 6 भाग कौन कौन से, सिद्धांतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सौंदर्यात्मक और कौन सा धार्मिक व्यक्तित्व है। तो ये क्या हमने चर्चा की है कि कौन कौन सा व्यक्तित्व और किस व्यक्तित्व में किस प्रकार का जो देखने को मिलता है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है जुंग है, जुंग या युंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण है। जुंग व युंग के द्वारा किया गया आज तक का वर्गीकरण सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण माना जाता है, यानी आज तक जो वर्गीकरण दिए हैं इनमें युंग के द्वारा या जुंग के द्वारा कह दिया गया वर्गीकरण सबसे सर्वमान्य माना जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो जुंग के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण माना जाता है। इसे उन्होंने क्या है व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है, तो युंग के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, और कौन से आते हैं उभयमुखी है। अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी व्यक्ति है, केवल और केवल क्या है अपने आप में विश्वास, अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, ज्यादा बोलने चालने में ज्यादा विश्वास नहीं है, ज्यादा हाँकते नहीं है, जो करेंगे करके दिखाएंगे, ज्यादा बोलते कहते नहीं है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। दूसरा बहिर्मुखी है, केवल मुख वाचाल होते हैं, ज्यादा बोलने में, समाज में रहते हैं, ठीक है, राजनेता है, वकील है, इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। उभयमुखी है, दोनों का मिश्रित रूप है, न ज्यादा बोलते हैं न कम बोलते हैं, बीच का बोलते हैं, जहां जरूरत होती है उतना बोलते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, उभयमुखी कहा जाता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व में क्या है, व्यक्ति शांत प्रिय रहता है, व्यक्ति किस प्रकार का रहता है, शांत प्रिय रहता है, और बहिर्मुखी में क्या सारा दिन बोलता रहता है, वाचाल, उसे क्या है चाहे 10 साल का बच्चा है चाहे 25 साल का है, उसे बोलना ही बोलना है, उसे तो क्या है बोलना ही बोलना, अपना ज्ञान बांटना है। वो क्या मानता है अपने आप को, बहिर्मुखी जो व्यक्ति अपने आप को सर्वमुखी मानता है, अपने आप को सर्वोच्च मानता है कि मैंने कह दिया मैं जहां जाऊंगा वही कार्य होगा, मेरे अलावा कार्य नहीं होगा, मैं आगे होऊंगा तो इनका हो पाएगा, ठीक है। वो केवल अपने में घुमित रहता है, और 4-10 बैठे रहते हैं उनमें क्या है बातें हाँकता रहता है, तेज तेज बोलता रहता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है,
बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी है, उसे वो सुनता है, सभी पता है, सभी को पता होता है, उसे भी पता है कि किस प्रकार है, लेकिन वो बोलता नहीं, सुनता है और हंस देता है और अपना कहे जो काम करना था वो कर देता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व कैसा होता है, अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में किस प्रकार डिफरेंस होता है। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो चुप रहने वाला है, ठीक है। अंतर्मुखी क्या है, व्यक्तित्व है कि अंतर्मुखी का व्यक्तित्व कैसा होता है, वो चुप रहता है, चुप रहने वाला होता है। बहिर्मुखी का क्या होता है, ज्यादा बोलने वाला होता है, ज्यादा क्या है, बोलने वाला होता है, ठीक है। दूसरा, अंतर्मुखी की बात करते हैं, शर्मिला व संकोची होता है। अंतर्मुखी का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, शर्मिला होता है, संकोची होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं बहिर्मुखी है, तो बहिर्मुखी का व्यक्ति क्या है, ज्यादा बोलने वाला होता है, किसी प्रकार का संकोच या शर्म नहीं करता है, वो बोल देता है, अपने विचारों को खुलकर रखता है। और अगर बात करते हैं जो अंतर्मुखी है, किस प्रकार होता है, एकांत प्रिय होता है, एकांत में रहना पसंद करता है। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो एकांत में रहना पसंद करता है। और बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो किस प्रकार का, समूह या झुंड में रहना पसंद करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व में दोस्तों का अभाव होता है, जिसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है उसमें क्या, दोस्तों का अभाव होता है, ज्यादा दोस्त नहीं बनाता है, सीमित दोस्त होते हैं, सक्रिय होते हैं। लेकिन अगर बहिर्मुखी की बात करते हैं, दोस्त मुख्य बहुत ज्यादा अधिक मित्र होते हैं। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, असामाजिक होता है, जबकि बहिर्मुखी किस प्रकार का होता है, सामाजिक होता है, यानी समाज में आता जाता रहता है। असामाजिक होता है और कौन सा होता है, सामाजिक होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वो अध्ययन या किसी भी किताबों में पढ़ने में रुचि रखता है, बहिर्मुखी ऐसा नहीं करता, वो केवल समाज के कार्य में क्या है, हिस्सा करता है, समाज में रहना ज्यादा पसंद करता है। अगर हम बात करते हैं अंतर्मुखी में नेतृत्व का अभाव होता है, ये किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता है, लेकिन बहिर्मुखी जो क्या है, नेतृत्व का गुण होता है। बहिर्मुखी जिसमें व्यक्तित्व होता है वो हमेशा क्या करते हैं, आओ मेरे पीछे आओ, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं तभी करोगे तुम। जो अंतर्मुखी होता है लेखक बनने वाले ये होते हैं, और बहिर्मुखी क्या, वकील है, ये वकील है और लेक्चरर, इस प्रकार के जो श्रेणी में जाते हैं। तो ये क्या था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में डिफरेंस था। अंतर्मुखी एकांत प्रिय रहते हैं, चुप रहने वाले होते हैं, ज्यादा समाज से मतलब नहीं, असामाजिक होते हैं, अपने काम से स्वभाव रखते हैं, संकोची होते हैं, अपने जो बातें हैं वो खुलकर नहीं बता पाते हैं। जबकि बहिर्मुखी की बात करते हैं, बोलने वाले, वाचाल होते हैं, सामाजिक होते हैं, इधर उधर के हाँकने वाले होते हैं, और राजनेता और बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, हमेशा क्या, समाज और राजनीतिक श्रेणी में बाहर की तरफ रहते हैं। तो ये क्या है, यूंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण था। एक आता है उभयमुखी है, दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, दोनों का जो मिला जुला रूप है उसे क्या कहा जाता है, उभयमुखी कहा जाता है। यानी नयन व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, नए उभयमुखी होगा, दोनों का व्यक्तित्व है वो मिश्रित होगा। तो सबसे उचित व्यक्तित्व किसे माना जाता है, जो समय स्थिर है, न ज्यादा उभयमुखी है, न ज्यादा अंतर्मुखी है, न ज्यादा क्या बहिर्मुखी है, केवल दोनों के बीच का पार्ट है, उसी के सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। समय स्थिर है, जहां आपकी जरूरत है वहां जाओ, बोलो, वापिस आ जाओ। जहां आपकी जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है, तो उसके साथ क्या काम का अपना माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन सा आता है, उभयमुखी है। से वैज्ञानिकों की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक है, सभी स्थिर माना है, यानी सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना है। काम का ऐसे नहीं है, किसी ने कहा एक बार कहा उसकी जगह उसके घर बैठे रहो 4-5 दिन। कई बार कहते हैं किसी व्यक्ति को एक बार कह दिया तो वो क्या वहीं बैठा रहता है हमेशा, ठीक है। 4-5 दिन कोई काम के लिए एक बार कह दिया उसको तो वो 4-5 दिन वहीं रहेगा जब तक है उसका काम निपट नहीं जाता। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको जरूरत हो तो बिल्कुल जाइए, न जरूरत हो तो क्या है अपना वहां से क्या है अपने काम से मतलब रखिए। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व है संवेगी स्थिर माना जाता है। तो ये क्या है व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर हमने किया है। कल हम इसमें देखेंगे भारतीय दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, और उसके बाद में देखेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। तो आज के लिए इतना, बाकी जो इसका पार्ट है वो कल चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।